नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं उमा गहलोत आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान के विषय में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल में आर्थिक जीवन। गुप्त काल में आर्थिक जीवन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। विस्तृत साम्राज्य एवं सुयोग्य प्रशासन के कारण ही आर्थिक जीवन संपन्न हुआ है। आर्थिक जीवन के कई पक्ष थे, जैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, उद्योग एवं शिल्प के क्षेत्र में तथा श्रेणी संगठन के क्षेत्र में गुप्त काल ने अभूतपूर्व उन्नति की है। आज का हमारा पहला टॉपिक, फर्स्ट सेक्शन बिंदु कृषि है। कृषि के क्षेत्र में गुप्त काल ने किस प्रकार उन्नति की है, देखिए। कृषि के क्षेत्र में स्मृतियों, बृहस्पति संहिता, तथा अमरकोश के अनुसार गुप्त काल ने आर्थिक उन्नति की है। स्मृतियों, बृहस्पति संहिता और अमरकोश के अनुसार गुप्त काल ने आर्थिक उन्नति की है। स्मृतियों में बताया गया है कि हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। किसान जो होते थे गुप्त काल में वो वर्षा पर निर्भर होते थे, खेती करते थे लेकिन वर्षा पर निर्भर रहते थे कि वर्षा होगी और उन्हें सिंचाई की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। लेकिन गुप्त सम्राट थे, वे अपनी प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कई तरह के प्रयास भी करते थे। उदाहरण स्वरूप हमारे गुप्त सम्राट थे स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त थे। उन्होंने अपने प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने हेतु गुजरात को पहले सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो स्कंदगुप्त के गवर्नर थे पर्णदत्त। स्कंदगुप्त ने अपने गवर्नर पर्णदत्त को कहा कि यहाँ गुजरात में गिरनार पर्वत है जहाँ पे सुदर्शन झील बनी हुई है। तो उन्होंने अपने गवर्नर पर्णदत्त को कहा कि उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न करवा दिया जाए। तब पर्णदत्त ने कहा कि यह कार्य मेरे पुत्र चक्रपालित को सौंप दीजिए। तब स्कंदगुप्त ने अपने गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को ये काम सौंपा। क्या काम सौंपा? सौराष्ट्र पर जो गिरनार पर्वत है वहां पर सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने उस सुदर्शन झील के किनारे एक सुंदर से विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जितने भी गुप्त समय के जो लोग थे, किसान थे, जो खेती करने का कार्य करते थे, वे उस समय रहट और घंटी यंत्र का भी उपयोग किया करते थे। अब बृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने का उल्लेख बृहत संहिता में बताया गया है। किसका? बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने, बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने का उल्लेख बताया गया है। बृहत संहिता में 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख बताया गया है। एक फसल सावन के महीने में बोई जाती थी, दूसरी बसंत माह में तैयार होती थी और तीसरी चैत्र या बैसाख माह में तैयार की जाती थी। अमरकोश में कई प्रकार की उपजों का उल्लेख बताया गया है, यानी कौन कौन सी फसलें गुप्त काल में तैयार होती थी। धान, गेहूँ, ईख, ज्वार, बाजरा, गन्ना, राई, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च, कई प्रकार की जो फसलें होती थी वो उस समय अमरकोश में, उनके ग्रंथ अमर सिंह का ग्रंथ अमरकोश में बताया गया कि गुप्त काल में ये फसलें उत्पादित की जाती थी। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है, लेकिन प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमि का ही करीब प्रचलन था। ये 5 भूमि कौन कौन सी थी? एक थी क्षेत्र भूमि, जहाँ पे क्षेत्रवासी यानी जनता निवास करती थी। दूसरी थी वास्तु भूमि, जहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तीसरी थी चारागाह भूमि,
जहाँ पर जीव जंतु चढ़ने के लिए जाते थे। चौथी थी सील भूमि, जिस पर राजाओं का कब्जा होता था। पांचवी थी अपरहत भूमि, अपरहत जिस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था। तो इस प्रकार गुप्त काल में ये 5 भूमि का ही उल्लेख अमरकोश में बताया गया है। तो इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में गुप्त काल में आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। दूसरा हमारा पॉइंट है पशुपालन। गुप्त काल में आजीविका चलाने का मुख्य माध्यम कृषि के अलावा पशुपालन भी था। गाय उस समय पवित्र पशु माना जाता था। गाय का पालन कौन करते थे? वैश्य लोग गायों को पालते थे। शूद्र 4 वर्ण के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण 4 प्रकार के होते थे, जिनमें जो वैश्य होते थे वे गायों का पालन करते थे, यानी गौ पालन का कार्य कौन करते थे? वैश्य वर्ण के लोग ही किया करते थे। इनके अलावा पशुपालन में गायों के अलावा कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी आदि भी पाले जाते थे। बैल जो होता था वो हल चलाने का काम करता था और सामान यानी बोझा ढोने का काम भी बैल के द्वारा संपन्न करवाया जाता था। अगला हमारा पॉइंट है उद्योग एवं शिल्प। गुप्त काल में कौन कौन से उद्योग प्रचलित थे? अब देखिए, गुप्त काल में बर्तन उद्योग प्रचलित था, जहाज निर्माण उद्योग प्रचलित था। इसके अलावा शिल्प कौन कौन से थे? देखिए, काष्ठ शिल्प उद्योग प्रचलित था, धातु शिल्प उद्योग प्रचलित था, हाथी दांत शिल्प प्रचलन में था, आभूषण शिल्प प्रचलन में था, आभूषण शिल्प उद्योग। इसके अलावा पाषाण शिल्प उद्योग भी प्रचलन में था। अब देखिए, बर्तन तो मिट्टी के बनाए जाते थे ज़्यादातर, उसके अलावा राजा महाराजाओं के सोने चांदी के भी बर्तन हुआ करते थे, तांबे के बर्तन हुआ करते थे। जहाज निर्माण उद्योग प्रचलित था कि कोई भी व्यापार चला रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए ये छोटी छोटी नौकाएं और उनसे बड़े जहाज़ों का निर्माण भी किया गया था। इसके अलावा शिल्प कला में देखो, काष्ठ शिल्प है। काष्ठ शिल्प किसे कहा जाता है? लकड़ी होती थी, उस पेड़ों की लकड़ी को काटकर, उस पेड़ों की लकड़ी को आकार देकर उस पे जो नक्काशी का कार्य किया जाता था उसे ही काष्ठ शिल्प कहा गया है। धातु शिल्प, धातु शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। कैसे? उदाहरण स्वरूप हमारी भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर लोह स्तंभ आज भी बिना जंग लगे हुए अक्षत खड़ा है, जिसे पता चलता है कि गुप्त काल के लोगों को धातु विज्ञान की जानकारी थी। उसके अलावा ताम्र शिल्प भी है। ताम्र शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण हमारे भारत का बिहार राज्य है। यहाँ बिहार राज्य में ये देखिए, भारत का बिहार राज्य है। यहाँ बिहार राज्य में जिला भागलपुर है और यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध की 1 टन तांबे की शुद्ध मूर्ति मिली है। वर्तमान में यह भारत में नहीं है, वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। उसके अलावा हाथी दांत उद्योग, हाथी दांत उद्योग भी विकसित था गुप्त काल में। कैसे पता चलता है? इलाहाबाद में भीत नामक स्थल है। इलाहाबाद में भीत नामक स्थल है जहाँ पर हाथी दांत की 2 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसे पता चलता है कि गुप्त काल में हाथी दांत उद्योग भी विकसित था। आभूषण कला, अब आभूषण सोने चांदी के बनाए जाते थे, लेकिन हमारे इस बृहत संहिता में उल्लेख बताया कि 22 प्रकार के रत्नों का उपयोग किया जाता था। सोने चांदी में कई रत्न, हीरे जवाहरात, मोती भी जड़े जाते थे। उसके अलावा पाषाण शिल्प है। पाषाणों पर मूर्तियां बनाई जाती थी पाषाणों की, और उस पर धातु से संबंधित जैसे तांबा, सोना या चांदी, उसके ऊपर नक्काशी का कार्य किया जाता था। तो पाषाण शिल्प उद्योग भी उस समय विकसित था। तो इस प्रकार गुप्त काल में उद्योग और शिल्प के क्षेत्र में गुप्त काल ने अभूतपूर्व उन्नति की है। अगला हमारा पॉइंट है श्रेणी संगठन।
अब श्रेणी संगठन के क्षेत्र में भी गुप्त काल में उन्नति की है। कैसे? देखिए, कई प्रकार के शिल्पी थे, उद्यमी थे और व्यवसायी थे। इन सभी ने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे थे। इनके ग्रुप को ही श्रेणी, निगम या गण कहा जाता था। इनके ग्रुप को ही श्रेणी, निगम या गण कहा जाता था। मैं दोबारा बता रही हूँ, श्रेणी संगठन में शिल्पी, उद्यमी, व्यवसायी लोग थे, अलग अलग अपने संघ बना रखे थे। उनके संघों को ही, उनके ग्रुप को ही श्रेणी, निगम या गण कहा जाता था। ये जो श्रेणियाँ होती थी अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती थी, स्वतंत्र रूप से कार्य किया करती थी। ये कार्य आधुनिक बैंकों की भांति करती थी। बैंक कैसे कार्य करते हैं? बैंक हमें ये ऋण पर ब्याज प्रदान करते हैं, पैसे लेन देन का कार्य बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है। तो उसी प्रकार गुप्त काल में भी ये श्रेणी संगठन जो थे वे आधुनिक बैंकों की तरह ही कार्य किया करते थे। ये आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होती थी। उसके अलावा ये सामाजिक स्तर पर भी कार्य करती थी। सामाजिक स्तर पर कैसे? जैसे जलाशयों का निर्माण करना, उद्यानों का निर्माण करना, मंदिरों का निर्माण करने का कार्य श्रेणी संगठन के लोग क्या करते थे। कोई यात्री है तो उनके पीने की व्यवस्था करना, उनके विश्राम गृह, सभागारों की व्यवस्था करना, ये सारा काम ये श्रेणी संगठन के व्यक्ति किया करते थे। श्रेणी संगठन के जो लोग होते थे ये ऋण पर ब्याज उधार देते थे और उनका रिकॉर्ड लिखित रूप से लिखकर अपने पास रख लिया करते थे। कोई भी इनका कार्य अनुचित ढंग से करता था तो उसे ये दंड देने का भी अधिकार रखती थी। श्रेणी संगठन इनके खुद के अपने नियम, अपने कोष, अपने कानून होते थे। अगर कोई व्यक्ति इनके कानूनों की अवहेलना करता है तो ये श्रेणी संगठन के व्यक्ति उसे सजा देने का भी अधिकार रखते थे। सबसे बड़ी जो इनकी समिति होती थी उसे संस्था के नाम से पुकारा जाता था। उसके नीचे वाली जो समिति होती थी उसे श्रेणी के नाम से पुकारा जाता था। संस्था के साथ कई शिल्प समितियां भी कार्य करती थी। उन शिल्प समितियों को निगम कहा जाता था और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ये श्रेणियाँ क्या करती थी? इतने सारे जो उद्योग व्यवसाय हैं ये अपने काम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, कोई भी माल होता था भारत के एक भाग से दूसरे भाग में, उस माल को पहुंचाने के लिए ये श्रेणियाँ ही तो कार्य करती थी। और श्रेणियाँ अकेली नहीं जाती थी, व्यापारी पूरा कारवां चलता था। यानी बहुत से बैलगाड़ी एक साथ ट्रेन की तरह उस समय एक साथ चलते थे और ये व्यापारी कारवां चलता था और उसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे होते थे और लाइन सर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का कार्य करते थे। इन्हीं व्यापारिक कारवां में जो सबसे आगे चलने वाला जो बंदा है वह बंदा क्या कहलाता था? उस बंदे को सारथवाह कहते थे। इस बंदे को सारथवाह के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार गुप्त काल में कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प और श्रेणी संगठन के क्षेत्र में गुप्त काल ने अभूतपूर्व उन्नति की है। धन्यवाद।